हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ और डेरिवेशंस के बारे में जो होगी इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड। हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अलग अलग पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है वो हम देखेंगे। और ये जो डेरिवेशंस है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी ईजी भी है, लेकिन ये ईजी तब है जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, 100% कंसंट्रेशन के साथ देखोगे और पूरा देखोगे, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज से आपका काम नहीं चलने वाला। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप अंत तक देखोगे और पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उठाइए अपनी कॉपी और पेन और नोट करना मेरे साथ शुरू कीजिए। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की इस डेरिवेशन के साथ। तो इसमें क्या पूछा गया है? फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इट मीन्स एक इलेक्ट्रिक डायपोल है हमारे पास और इसका इक्वेटोरियल प्लेन यानी कि ये वाला, इसके परपेंडिकुलर जो है वहां कोई पॉइंट हमें गिवन है, ये वाला। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी ड्यू टू दिस डायपोल, ये हमने फाइंड आउट करनी है। और ये बिल्कुल वैसे ही हम सोल्व करेंगे जैसी हमने लास्ट डेरिवेशन सोल्व की थी, जिसमें हमारे पास क्या था, यही पॉइंट कहाँ था, ऑन दी एक्सिस, यानी कि उसी एक्सिस पे था जिसमें ये डायपोल था। तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इसका डायग्राम। तो डायग्राम को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्या है, इस डेरिवेशन की बैकबोन। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ये है कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। हो सके तो मेरे साथ के साथ ड्रा कर रहे हो आप भी। ये है ओ पॉइंट, ड्रॉ करते रहो साथ के साथ। इस ओ तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम ए, और ये जो डिस्टेंस है इसको भी हम क्या कहेंगे, ए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस होती है 2a। इसको हमने हाफ हाफ करके लिख दिया ए ए। अब क्या है, यहां परपेंडिकुलरली एक पॉइंट हमें दे दिया यहां। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं हमेशा ही P पॉइंट। और इस P पॉइंट पे क्या है, थोड़ा ऊपर करके लिख दें, ये P पॉइंट। इस P पॉइंट पे क्या है, एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है प्लस Q नॉट, यही है। अब हमने क्या करना है, इन लाइंस को ज्वाइन कर देना है। आप स्केल से करोगे तो थोड़ा और अच्छा डायग्राम बनेगा। ये ज्वाइन कर दिया। ए पॉइंट पे जो चार्ज है वो होता है माइनस क्यू नोट, सॉरी माइनस क्यू। बी पॉइंट पे जो चार्ज है वो है प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज होता है, यानी कि एक सेट होता है जिसमें एक साइड नेगेटिव एक साइड में पॉजिटिव चार्ज होंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। अब ये जो डिस्टेंस है P से लेके O तक, इसको हम लिखते हैं R से। ये डिस्टेंस है R। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस डायपोल में क्या है, सेंटर पॉइंट से ऊपर एक पॉइंट हमने ले लिया, यानी कि मिडिल पॉइंट से ऊपर एक पॉइंट ले लिया P, जहां क्या एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है। इस टेस्ट चार्ज पे हमने फाइंड आउट करना है कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल की फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इस पॉइंट पे, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर इस चार्ज के कारण फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। फिर हमने क्या करना है, उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि दो फोर्सेस लगेंगे हमारे पास और उन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, नेट फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट के ऊपर ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये हमने काम करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां से, ए से। इसके कारण इस पॉइंट पे किस प्रकार का फोर्स लग रहा है, किस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ये शो करेगा। जरा देखो, ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव में किस तरह का फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, यानी कि ये कमजोर है, यानी कि वीक फोर्स है, वीक चार्ज है, तो ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये वाला जो चार्ज है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आई? ये डायरेक्शन ऐसे क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यानी कि ये इसको खींचेगा इधर, और खींचेगा तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा। और इसको मैं नेम दे देता हूं E1। नोट कर लेना ध्यान से और समझिएगा ध्यान से, इसीलिए मैं जोर दे के आपको बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और उसके बाद में डेरिवेशन सोल्व करने में हमें दिक्कत ना आए। ये E1 है कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज। ए पॉइंट पे जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसी प्रकार हम बी पॉइंट पे फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो देखो क्या लिखोगे, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तब क्या होगा, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, रिपल्शन फोर्स शो करेगी। यानी कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये रिपल्शन फोर्स शो करेगा इस पॉइंट के ऊपर, इसको रिपल्शन फोर्स लगेगा इसके ऊपर, और रिपल्शन फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये डायरेक्शन हमने शो कर दी, फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये वाली, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। ये हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। तो ये E1 और ये E2, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 ड्यू टू ए पॉइंट, यानी कि ए पॉइंट पे जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 ड्यू टू पॉइंट बी, यानी कि बी पॉइंट पे जो चार्ज है उसके कारण। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्या करना है, एक इसमें पॉइंट और नोट कीजिए आप कि ये वाला जो एंगल है ये है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि गौर कीजिए AOP यानी कि ये वाली ट्रायंगल और ट्रायंगल BOP यानी कि ये वाली ट्रायंगल दोनों इक्वल है। इक्वल कैसे हैं, ये एक साइड दोनों में कॉमन है R और R, ये भी A है और ये भी A है, तो जो थर्ड साइड होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। कैसे जरा देख लेते हैं। ये वाली जो साइड है वो क्या है, AP। AP स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो AP जो स्क्वायर होगा इसका फार्मूला क्या होगा, AO स्क्वायर प्लस में OP स्क्वायर। ये आपने देखा होगा मैथ में, वही सिंपल सा फार्मूला है। तो AP स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी जरा बताओ, OA यानी कि A स्क्वायर प्लस में OP यानी कि R स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है AP स्क्वायर की, AP स्क्वायर। अगर AP की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है तो इसके ऊपर अंडर लगा देंगे और ये क्या बनेगा, R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर AP स्क्वायर है और AP अगर हमें चाहिए तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटाने के लिए इधर अंडर कर देंगे। इसी प्रकार BP की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, सेम सिस्टम रहेगा। BP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, OB स्क्वायर प्लस में OP स्क्वायर, यही होगा। BP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, A स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, यानी कि सेम ही वैल्यू आ रही है दोनों की। तो ये वाली साइड भी क्या रहेगी हमारे पास, R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। अब देखो तीनों साइड्स इक्वल है कि नहीं है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, इसलिए ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो E1 लग रहा है और ये जो E2 लग रहा है, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, अपोजिट नहीं है और ना ही ये कोलिनियर है। कोलिनियर नहीं है मतलब कोई इधर लग रहा है और ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, कोलिनियर तो ये है नहीं। इनका रिजल्टेंट निकालने का हमारा जो मेथड होगा वो भी थोड़ा अलग होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू। तो लिखो, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने लिया है AB, इसमें आप और भी ले सकते हो, जिसमें क्या होंगे, विच कंसिस्ट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस -q एंड +q, ठीक है। और वूज लेंथ इज, कितनी लेंथ है इसकी, 2a, ये हमें है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, AP स्क्वायर की वैल्यू और BP स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमने E1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिखो, फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -q चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। कहाँ ये क्यू पॉइंट, ए पर है, यही है। तो लगाओ फॉर्मूला, E1 इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या होगा, यहां लिखेंगे ऊपर चार्ज, चार्ज कितना है -q। अब यहां मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो माइनस प्लस को हम नहीं काउंट करेंगे। अपॉन में क्या होगा, क्या वैल्यू आनी चाहिए, AP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। ये आपके पास आ चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1। यहां तक क्लियर हुआ। इसी प्रकार E2 की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लिखो,
फील्ड इंटेंसिटी, बस कंसंट्रेशन बना के रखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा सब कुछ। 8 पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q, और ये प्लस Q चार्ज कहां पर है? B पॉइंट पे, यानी कि B पॉइंट पे जो चार्ज पड़ा हुआ है इसके कारण इस पॉइंट पे यानी कि P पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? E2 के, E2 वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, तो ये क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर, BP स्क्वायर, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? BP है, तो ये BP स्क्वायर हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। तो ये तो आ चुकी है हमारे पास E1 और E2 की वैल्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2। अब हमने फाइंड आउट करना है इनका रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी ड्यू टू दिस डायपोल, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन यहां ड्रॉ करते हैं एक्स डेश। अब ये जो E1 है और जो E2 है इनको हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करके हम फाइंड आउट करेंगे कि इसका जो रिजल्टेंट है, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, जो इंटेंसिटी लग रही है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। तो अब देखिए ये वाला एंगल है वो क्या है? थीटा। तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? आपका थीटा होगा। क्यों होगा थीटा? टू पैरेलल लाइंस है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इनको एक लाइन ऐसे कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। तो जरा गौर कीजिए, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। सेम कुछ केस आपके पास इधर वाला बन रहा है, ये एंगल थीटा है तो इट मीन्स क्या होगा? ये एंगल भी क्या होगा? थीटा के बराबर होगा। ये थीटा है तो ये जो एंगल है वो भी क्या होगा? थीटा के इक्वल। ये एंगल थीटा के इक्वल है तो ये एंगल भी थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि दो लाइंस एक दूसरे को ऐसे कट कर रही हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं? इक्वल होंगे। तो इसके केस में भी तो यही बन रहा है, ये देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये जो एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, E1 को कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो E1 को जो कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करेंगे तो कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे? जो कंपोनेंट इस थीटा के साथ होगा, यानी कि जो एंगल में गिवन होता है उसके साथ जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा होता है कोस थीटा। कौन सा होता है? कोस थीटा। तो इसको कैसे लिखोगे? इसको हम लिखेंगे E1 कोस थीटा। ये कंपोनेंट होगा E1 कोस थीटा। अब जो दूसरा कंपोनेंट है वो आएगा इस डायरेक्शन में, इसको हम लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं E1 साइन थीटा। ये पॉइंट क्लियर है? तो इसको हम लाइन के तौर पे लिख भी सकते हैं। लिखिए E1 हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कौन कौन से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है? E1 साइन थीटा एंड E2 कोस थीटा। ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने इसको डिवाइड कर लिया E1 को। और हमेशा अपने एक बात दिमाग में रखनी है कि कोई भी वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर है, ये आपने स्टडी किया होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैथ के अंदर। तो ये जो E1 है, मान के चलो यहाँ E1 है, अगर इसको हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना है तो हमेशा हम क्या करेंगे? इसको बीच में लेंगे। E1 को क्या लेंगे? बीच में लेंगे। अब यहां अगर थीटा एंगल है तो जो थीटा एंगल के साथ जो कंपोनेंट होगा वो होता है कोस थीटा, यानी कि ये लिखेंगे E1 कोस थीटा, और दूसरा जो बचेगा वो क्या होगा? E1 साइन थीटा। तो यहां भी हमने कुछ ऐसा ही किया है, जरा गौर कीजिए क्या किया हमने यहां पर। E1 कोस थीटा और E1 साइन थीटा, इनके बीच में क्या है? E1, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये बन रहा है E1। इसी प्रकार E2 को भी हम क्या करेंगे? टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे।
तो इसमें जो कंपोनेंट्स बनेंगे कौन से हैं, ये देखो अलोंग थीटा, यहाँ सेम एक कंपोनेंट और बनता हमें दिखाई दे रहा है इसी पॉइंट के ऊपर, और ये होगा E2 साइन कोस थीटा, क्योंकि यहाँ भी तो थीटा है, तो यहाँ जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा E2 कोस थीटा। इसी प्रकार इसको बीच में लेते हुए हम दूसरा कंपोनेंट बना रहे हैं, ये थोड़ा आपने सीधा बना देना है, ये बनेगा E2 साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर है, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, आपने प्रॉपर तरीके से इसको ड्रॉ करना है। तो ये हो गया इसका सेकंड कंपोनेंट E2 साइन थीटा। तो इसको भी हम यहाँ लिख देते हैं, E2 हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, E2 कोस थीटा और E2 साइन थीटा। ये बात क्लियर है। यहां क्या हुआ, ये E1 था, इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, E1 कोस थीटा में और E1 साइन थीटा में। इसी प्रकार ये जो E2 है इसको भी E2 कोस थीटा और E2 साइन थीटा में। अब जरा ध्यान से समझिए, E2 कोस थीटा और E1 कोस थीटा, ये दोनों क्या है, इनकी डायरेक्शन सेम है, इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। E1 कोस साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब जरा देखिए, यहां हमने वैल्यू फाइंड आउट की है E1 की और E2 की, और इन दोनों की जो वैल्यू जो निकल के सामने आ रही है, जरा देखो ये इक्वल है कि नहीं है, इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, एज E1 वेक्टर है जो, और ये जो E2 है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। फिर क्या लिखेंगे, सो E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा कैंसल आउट, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी कि मान के चलिए कि हमारे पास दो फोर्स लग रहे हैं। कैसे फोर्स, ये फर्स्ट है ऊपर की डायरेक्शन में, ये सेकंड है नीचे की डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट है, ये इक्वल है और अपोजिट है दोनों फोर्सेस, यानी कि ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो भी उतना ही है और नीचे जो फोर्स लग रहा है वो भी उतना ही है। तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसी वजह से E1 और E2 एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इन दोनों का इफेक्ट यहां पर खत्म हो रहा है। लेकिन E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ये है E1 कोस थीटा, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और ये है E2 कोस थीटा, ये भी इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ, जो नेट फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि जो नेट इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसको मैं इसके आगे ऐसे कर देता हूं, ये है नेट फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आई बात, यानी कि हमने क्या करना है, E1 कोस थीटा को और E2 कोस थीटा को ऐड कर देना है रिजल्टेंट के लिए। मैं यहां आपको शो कर देता हूं इस प्रकार, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा हमारे पास, रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, E1 कोस थीटा प्लस में E2 कोस थीटा, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने का मकसद क्या है, क्यों ऐड किया, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, इन दोनों का इफेक्ट यहां पर क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है। लेकिन ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनका जो इफेक्ट है, यहां ये रिजल्टेंट निकल के सामने आ रहा है हमारे पास, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमने इस प्रकार ऐड करना है। तो लिखिए, एंड द रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी इज, रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये वाला फॉर्मूला मैं यहां नीचे लिख दूंगा। अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात करेंगे हम इसके बाद में। E1 कोस थीटा प्लस में E2 कोस थीटा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस फॉर्मूले को मैं एक बार फिर यहां पर लिख रहा हूं,
यानी कि जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा। अब क्या है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दोनों भी तो बराबर है क्या, नहीं है? तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, E1 cos थीटा प्लस में E1 cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके बाद में मैं यहां लिख रहा हूं इसको, तो ये बनेगा 2E1 cos थीटा के बराबर। अब इस फार्मूले में हमने E1 की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने E1 फाइंड आउट की थी, ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पुट कर देना है। तो इसको मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये और ये फार्मूले दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ से हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो लिखो E1 इजिकल टू क्या होगा, 2 × में ये वाला फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² प्लस में A², साथ में लगेगा cos थीटा। यहाँ आपकी पूरी कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि मैंने क्या काम किया है। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से ये फॉर्मूला उठाया, रिजल्टेंट जो हमने फाइंड आउट किया है, क्यों किया है वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें क्या किया, E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा था हमारे पास, E2 cos थीटा को हमने बराबर लिख दिया E1 cos थीटा के। तो ये फार्मूला क्या बन गया, E1 cos थीटा प्लस में E1 cos थीटा। इससे फिर क्या हुआ, 2E1 cos थीटा में ये कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ इक्वल है। तो इसीलिए हम E2 cos थीटा को E1 cos थीटा लिख सकते हैं, वही हमने किया। अब यहाँ ये जो E1 है इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। जरा गौर करो, यहाँ अगर मैं 2 लगा दूं और साथ में लगा दूं cos थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला बना कि नहीं बना, बन चुका है। अब हमने क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos थीटा की। फिर ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसको भी थोड़ा इरेज कर दूं। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए आपको वही मैथ चाहिएगा। देखो कैसे, ये ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें क्या अलग अलग चीजें हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos थीटा होता है कि नहीं होता। अब कोई भी ट्रायंगल ले लो, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं हम इसमें, तो इसमें बेस क्या है, AO। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक बार दोबारा से, देखो E1 इजिकल टू क्या होगा, 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² प्लस में A²। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं cos थीटा की वैल्यू। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मैथ का टॉपिक आ चुका है आपका, इसमें से फाइंड आउट करेंगे। तो बेस कौन सा है, ये ट्रायंगल ले रहे हैं अपन APO। कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं, ये A है, ये P है और ये O है। ये एंगल थीटा है, ये R है, ये A है और ये कितना है, R² प्लस में A² का रूट, यही कुछ है। तो अब बेस क्या है, AO, तो मैं इसको AO ही लिखता हूं। अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है, AP, तो मैं इसको AP ही लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब AO की वैल्यू क्या है, इसके ब्रैकेट में लिख दूं क्या, ये है A। AP की वैल्यू क्या है हमारे पास, √ में R² प्लस में A², यही वैल्यू है। आपने नहीं लिखना, आप यहां तक लिखोगे, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, क्योंकि यहां नेक्स्ट स्टेप में मैं यही करने वाला हूं। तो लिखो E इजिकल टू 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² प्लस में A²। यहाँ AO की वैल्यू क्या थी, A के बराबर, अपॉन में AP की वैल्यू क्या थी, R² प्लस में A²। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, यहां तक क्लियर हो गया। इसको भी इरेज कर दें, काफी कचरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। बस कंसंट्रेशन चाहिए आपकी, और थोड़ा सा इसको देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो एक बार फिर से देखना इस वीडियो को, बिल्कुल सिंपल से एक एक स्टेप मैंने आपको कवर करवाए हैं। और किसी बच्चे को लगता है कि वीडियो स्लो चल रही है तो इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। मैं ये चाहता हूं भी सभी बच्चे इसको ध्यान से समझें एक बार। और टाइम की भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई सिलेबस हमारा ये है नहीं भी कोई पीछे चल रहा है। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ Q है और यहाँ A है, तो ये तो डायरेक्टली क्या बन चुका है हमारे पास,
डायपोल मोमेंट के बराबर। तो लिख दो इसको, ये डायपोल मोमेंट है अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका क्या करेंगे, अब देखो मैं इसको रफली यहाँ बता देता हूँ आपको। आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर एक तो, और दूसरा क्या है आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का पावर कितनी है 1/2। अंडरूट की पावर, अंडरूट को क्या लिख सकते हैं पावर में लिख सकते हैं ना 1/2। यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर आधी है, यानी कि टोटल कितनी होगी 3/2। 1 प्लस में 1/2 करो कितना होगा 2 प्लस में 1 इक्वल टू 3/2, यही होगा। तो इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, आप ही बताओ। अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसकी जो पावर होगी वो होगी 3/2। तो इस प्रकार हमारे पास आ चुका है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये है वो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब अगर इसकी डायरेक्शन की हम बात करें तो आप जरा देखो इस फॉर्मूले में, यहां डायरेक्शन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कौन सी दिखाई दे रही है। यहां हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी है वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की डायरेक्शन में, और इसकी डायरेक्शन क्या है इस वाली साइड में। कौन सी डायरेक्शन है इस वाली साइड में। तो हम क्या लिखेंगे जरा गौर करना। अब इस डायपोल को मैं यहां बना रहा हूं एक बार, क्योंकि यहां काफी कचरा हो गया, आपको समझ नहीं आएगा। ये है A और ये है B, यहां है -Q और ये क्या है +Q। अब इस डायपोल की अगर मैं बात करूं तो आप मेरे को बताइए कि इसकी डायपोल मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगी। डायपोल मूवमेंट हमेशा क्या होती है, ये जो P हमने लिखा है डायपोल मूवमेंट, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। किसी भी डायपोल में डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है हमेशा ही नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगी, एक बार बोलिए मेरे साथ। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन रहेगी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये है आपकी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। क्लियर है। अब हमने क्या किया, यहाँ P पॉइंट था, इस P पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, वो इस डायरेक्शन में आ रही है। क्यों, क्योंकि इसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या है E1 cos थीटा है, और इसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या है E2 cos थीटा की वैल्यू हमें दी गई है। तो उसकी डायरेक्शन क्या है ये वाली। ये और ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये दोनों क्या है पैरेलल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ इसको इस प्रकार लिखेंगे। देखो अब ये मैग्नीट्यूड है ना जो उसको हटा रहे हैं, माइनस का साइन यहां इंट्रोड्यूस कर देंगे हम। ये आ गया आपका डायपोल मूवमेंट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 3/2। ये है आपका वेक्टर फॉर्म। क्या है ये वेक्टर फॉर्म, जिसमें क्या डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। जो माइनस साइन हमने यहाँ यूज किया वो क्यों किया, आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट है। इसी वजह से हमने यहाँ क्या है माइनस साइन को इंट्रोड्यूस किया। तो इसकी डायरेक्शन के बारे में एक लाइन भी आप लिख सकते हो। तो वो क्या लिखोगे, तो लिखो द डायरेक्शन ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं, द डायरेक्शन ऑफ E, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, इज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P, यानी कि डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है और ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब एक केस हम और लेते हैं, उसमें हम ये बात करेंगे कि जो डायपोल हमने लिया है अगर ये बहुत ज्यादा छोटा है तब क्या होगा। अगर ये डायपोल क्या है बहुत ज्यादा शॉर्ट है तब क्या होगा। तो लिखिए इफ द डायपोल इज टू शॉर्ट, यानी कि बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो 2a की वैल्यू है वो r से बहुत ज्यादा छोटी होगी। तो हम a को यहां पर क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को यहां से उठाओ, E मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां a को हम क्या कर रहे हैं, यहां से हटा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला बनेगा आर स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो नेट फॉर्मूला बनेगा वो हमारा कुछ इस प्रकार का होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर क्यूब। तो ये क्लियर हुआ। अब इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखिए आप, यहाँ डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है, ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी किसके, 1/r क्यूब के। यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल होगी आर क्यूब के। इस फॉर्मूले से ये बात साबित हो रही है। तो ये था आपका टॉपिक, फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन जो हमने सोल्व की है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ आई है, इंटरेस्टिंग लगी है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।